हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBKL बीएड क्लासेस में। दोस्तों, बीएड क्लासेस की फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 2023 का अवध सीरीज, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। अगर सिलेबस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सिलेबस 2023 का ये पेपर सेकेंड है। ये जो है द्वितीय प्रश्न पत्र है, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। सिलेबस आपके सामने है और यहाँ पे जो हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 41 प्रश्न है। इसमें 41 प्रश्न ये कवर करेंगे। इसके बाद अति लघु प्रश्न रहेगा। जो अति लघु प्रश्न रहेगा ये आपका जो प्रश्न है टोटल बात करें इसके 25 प्रश्न ये है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 20 प्रश्न ये है। पूरा दोस्तों अच्छे से कवर करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा अवश्य कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको मात्र 20 से 25 दिन में, यानी आपकी अच्छी खासी तैयारी जून तक हो जाएगी। जुलाई के लास्ट में आपकी जो है एग्ज़ाम की उम्मीद है। तो चलिए उससे पहले हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर विकास की अवस्थाओं की बात करें तो इसको हम प्रश्न को कैसे ले सकते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर विज्ञान वेताओं में मतभेद है, परंतु डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स द्वारा किया गया विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना गया है। यानी यहाँ पे सिंपल वर्ड में देखा जाए तो यहाँ पे जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो बताया गया है। जैसे शैशवावस्था है, जो शैशवावस्था ये जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक है। इसके बाद किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक है और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद है। तो ये तो कॉन्सेप्ट थे जो कि आप समझ सकते हैं। शिशु अवस्था पहला, बाल्यावस्था दूसरा, तीसरा किशोरावस्था और चौथा जो है प्रौढ़ावस्था। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि उसमें बड़ी बात नहीं है, समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है आपका अधिगम से क्या तात्पर्य है। अगर बात करें अधिगम से तात्पर्य क्या होता है, अधिगम का सिंपल वर्ड में अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है और अधिगम ही सीखना कहलाता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा गया है सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रति है। जैसे मान लो आप यहाँ पे सीखने आ रहे हो, जैसे वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पे सीख रहे हो। ठीक है, ये सीख रहे हो, सीखने की स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया मतलब आप एक्टिव हैं। ठीक है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हैं आप इस वीडियो में, पूरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब एक्टिव है, सक्रिय हैं। और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है, एक्टिव है। एक्टिव वाली प्रक्रिया है, मतलब आप जो है समझने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप दोस्तों समझने की कोशिश करोगे पक्का आपको समझने में मतलब कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। देखिए, एक होता है सुनना, एक होता है ध्यान से सुनना, बहुत अंतर होता है दोनों में। अगर आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा। वैसे होता है सीखना, एक होता है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सीखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपकी एक्टिव प्रक्रिया होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ उत्सुकता होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे तैयारी करनी है। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी जो है प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आप उससे जानने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको जानने के लिए इच्छुक हैं। आगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति है नित्य प्रति मतलब हर दिन अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। आप अगर सीखना चाहते हैं, सीखने वाले व्यक्ति हैं तो हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर समय आप कुछ ना कुछ दोस्तों अनुभव कर सकते हैं, सीख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अगर आप सीखने वाले हैं तो। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसानी से समझ सकते हैं। जो नवीन अनुभव है, जो कुछ भी नया आप सीखते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति के व्यवहार में
जो भी आप सीखेंगे आपके व्यवहार में वृद्धि होगी और उसके बाद आप संशोधन कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने ये तैयारी कहीं पे किया, ठीक है, आपको लगता है यार वहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो आपके व्यवहार में कुछ चेंजिंग होगा, कुछ बदलाव होगा कि यार उनका जो मेथड था समझाने का वो अलग है, यहाँ पे जो मेथड है समझाने का अलग है। तो दोस्तों वही बात है कि आपको नया अनुभव प्राप्त हो रहा है, व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि होगी और संशोधन भी कर सकते हैं आप। तो आप अपने में बदलाव कर सकते हैं कि यार मुझे अब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसीलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना अधिगम कहलाता है। तो यहाँ से हम ये वर्ड जो है, यहाँ से हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे और ये समझ जाएंगे कि यहाँ से जो है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अधिगम सीखना किसे कहते हैं। तो इसीलिए अनुभव तथा इसका उपयोग सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये आप सेंटेंस आसानी से समझ सकते हैं। आगे इसको और डिफाइन कर सकते हैं, बाकी इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो इतना ही ले देंगे तभी सफिशियंट है, ठीक है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है, सीखने को मानसिक प्रक्रिया का माना, मतलब कि जो आप सीख रहे हैं उससे आपकी जो मानसिक प्रक्रिया है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यह आप सभी जानते हैं। सीखने की प्रक्रिया की दो विशेषताएं हैं, एक निरंतरता, दूसरा सार्वभौमिकता। दोस्तों मतलब ये है कि आप निरंतर सीखते रहिए और पूरी तरह से लगन से आप सीखते रहिए। अगर आप सीखते हैं तो कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में बदलाव होंगे, कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होगा। एक प्रक्रिया सदैव एवं सर्वत चलती रहती है। जो यह प्रक्रिया है ये सदैव चलती रहती है और सर्वत हमेशा चलती रहती है। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक कुछ कुछ सीखता रहता है। स्किन महोदय ने कहा, एक यहाँ परिभाषा दे देंगे कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर और सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब उत्तरोत्तर मतलब कि लगातार वृद्धि होती है, व्यवहार में चेंजिंग होता है और सामंजस्य की प्रक्रिया बनी रहती है। मतलब ये है कि जो सीखते हैं उनके व्यवहार में लगातार चेंजिंग होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं और यही प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, सीखना या अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रश्न था। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिए व्यक्तिगत क्या होता है। व्यक्तिगत को परिभाषित किया जाए तो आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई, जिससे बुटवर्थ और जो है मार्क्यूस के अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व कहलाता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो बुटवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व का जो संपूर्ण व्यवहार है, ये जो संपूर्ण व्यवहार है ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार होता है यही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। देखिए पर्सनालिटी मतलब ये होती है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और आपकी जो है बोलचाल व्यवहार अच्छी नहीं है तो पर्सनालिटी वैसे ही आपकी लगती है। भाई सिंपल सी बात है, जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा आपका व्यक्तित्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है, जो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं इसका मतलब ये है कि जैसा व्यक्ति व्यवहार करता है, जैसा उसका आचरण होगा उसकी पर्सनालिटी ऐसे बन जाती है। जैसे एक शिक्षित व्यक्ति है, एक टीचर है, उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। एक जो है चपरासी है उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। एक नौकर है उसकी जो है मतलब कि उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। एक जो है मजदूर है उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। एक अधिकारी है उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। मतलब वो अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जैसे जिस प्रकार से ढालते हैं उसकी व्यक्तित्व तो उसकी पहचान से बन जाती है। तो दोस्तों ये वुडवर्थ ने कहा है। आगे देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा है। अगर इनकी परिभाषा थोड़ा लंबा है, देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। व्यक्तित्वशील गुणों का एक सम्मानित प्रतिरूप है। मनोवैज्ञानिक परिभाषा में व्यक्तित्व की उन सभी परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें व्यक्तित्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिक चरों जैसे कि समायोजन, चित्त प्रकृति, अद्वितीयता या गत्यात्मक गठन के आधार पर परिभाषित किया गया है। इनका जो ये जो बात कही गई है बहुत ही इसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है, थोड़ा हार्ड है। तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं या इनको याद कर लेते हैं तो आपको आसानी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इनको देख लीजिए। आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, देखिए कितना सिंपल वर्ड में इन्होंने लिखा है कि जो व्यक्तित्व है ये व्यक्तित्व के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके संपूर्ण संयोजन को निर्धारित करती है। मतलब ये इनका कहना यह चाह रहे हैं कि व्यक्तित्व जो होता है ये व्यक्ति के जो भीतर जो मनोशारीरिक तंत्र होते हैं, यानी मतलब कि जो मनुष्य के अंदर जो बदलाव होते हैं, जो उनका आचरण व्यवहार, जो गुण होता है, जो बोलचाल होती है, उनके जो भी परिवर्तन होता है, उनके गतिशील गत्यात्मक संगठन मतलब कि जो भी बदलाव होते हैं जो वातावरण में उसके संपूर्ण संयोजन को स्थापित करते हैं। जैसे समाज में आप हैं, समाज में अपने आप को किस प्रकार से ढाल रहे हैं, जिस प्रकार से आपका समय व्यवहार होगा उसी प्रकार से समाज आपके साथ व्यवहार करेगा, तो वैसी आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कि संपूर्ण वातावरण में जो है अपने आप को
संयोजन करना है, नहीं एडजस्टमेंट करना है। तो सिंपल सी बात यही है कि आप जैसा व्यवहार करेंगे समाज के साथ, समाज भी वैसा व्यवहार आपके साथ करेगा और वैसी पर्सनालिटी आपकी बनती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रश्न था यहाँ पे हम लोग कवर किए हैं। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तीसरे चौथे प्रश्न पे हम लोग कवर करेंगे ताकि जो है आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए।